हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टेट 2017 के टीजीटी साइंस के फिजिक्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 92, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। देखो, मैं गैस और लिक्विड दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए दोनों का ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर आप हनी काऊ गर्म करो या कोई आपके पास जमा हुआ देसी घी है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघल जाएगा, क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है लिक्विड की। लेकिन गैस में टेम्परेचर बढ़ने पर कोलिजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा इंक्रीजेस। कुछ एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है विस्कोसिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ इट्स मास n कितना हुआ। देखो, एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2g m/r। ये जो मास है ना, ये उस प्लेनेट का है जिससे इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट आउट किया जाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट आउट कर रहे हैं उसके मास पर एस्केप स्पीड डिपेंड ही नहीं करती है। तो यहाँ पर आएगा पावर 0, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 100 है, कोई सिस्टम है जिसमें वर्क डन इक्वल है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के। तो कहा है कि कौन सा सिस्टम अंडरगोन होगा। तो देखो, इसमें गिवन कंडीशन है कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू के। हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हीट होती है वो इक्वल होती है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। अब अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू कितना होगा, 0 के। तो हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब हीट कांस्टेंट है, और जब हीट कांस्टेंट होती है तो वो प्रोसेस होता है एडियाबैटिक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, एडियाबैटिक। क्वेश्चन नंबर 102, फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हाइट और रेंज बताना है, कितना होगा। देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो कर रहे हैं इस तरह से, रेडियन एंगल थीटा है, तो जो उसका हाइट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, वो होता है u²/2g sin स्क्वायर थीटा। और जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है u² और sin 2 थीटा। अब अगर देखो, एक फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ जो यूज करूंगा। sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा के। तो हमें पता करना है कि h और r में क्या रिलेशन होगा। एक काम करते हैं, h को r से डिवाइड, देखो ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा इक्वेशन 1 से। तो इधर r और इधर h आएगा, r/h। ये u²/g sin 2 थीटा है ना, मैं उसको पहले से 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख रहा हूँ, डिवाइड में u²/2g, और ये कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखो, u²/g से u²/g जाएगा और sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 2 है ये जाएगा ऊपर। तो 2 इंटू 2 और cos थीटा अपॉन में ये साइन यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा sin थीटा। तो ये 2 इंटू 2 4, और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो r/h इक्वल होगा 4 cot थीटा के। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल टू 4 टाइम्स h ऑफ cot थीटा। तो रेंज 4 टाइम्स होगी हाइट के और मल्टीप्लाई में होगा cot थीटा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। 106 में पूछा है कि इनमें से किसकी फिजिकल क्वांटिटीज सेम नहीं होंगी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशन नहीं होंगे। देखो, स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया के, और यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये तो डायमेंशन लेस होता है। तो जो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही स्ट्रेस का भी होगा, किसके बराबर, फोर्स अपॉन एरिया। तो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही स्ट्रेस का भी होगा, और होगा कितना वो भी बता देता हूँ। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का होता है mLT-2 डिवाइड में एरिया मतलब L²। तो आएगा mL-1
t-2, ये ऊपर जाएगा तो 1 - 2 मतलब -1। तो यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस का तो सेम है, हमें उनका देखना है जिसका सेम नहीं होगा। देखो एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जो स्पीड ऑफ लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इक्वल होती है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1। तो स्पीड ऑफ लाइट, और अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करें तो c और μ0 एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा विद पावर -1/2। देखो मैंने रूट लिखा है, -1 लिख दिया, बात वही है जो यहाँ पर है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा दोनों का, LT-1। तो ये भी आंसर नहीं होगा अपना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इनके सेम डायमेंशन फॉर्मूला है। वर्क और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है, मैं बता देता हूँ कैसे। वर्क इक्वल टू होता है R×F, R मतलब डिस्टेंस, L होगा, फोर्स मतलब mLT-2। तो वर्क का कितना आएगा mL², सॉरी ये टॉर्क का मैंने लिख दिया है, मैं इसको हटा रहा हूँ। टॉर्क इक्वल टू R×F होता है, तो mL²T-2 आ जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला डायमेंशन। वैसे वर्क भी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसमें भी ये दोनों ही चीज आएंगी, तो उसका भी mL²T-2 ही आएगा। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F, वेक्टर R वेक्टर F। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा हमारे पास फोर्थ। तो फोर्थ ही हमारा आंसर भी होगा। मैं बता भी देता हूँ कैसे। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी से हम निकालते हैं, mLT-1 आएगा, mLT-1। और अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट का निकालूं तो E इक्वल टू एच न्यू होता है, एच न्यू मतलब न्यू है फ्रीक्वेंसी, तो एच इक्वल टू ई अपॉन में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। E मतलब एनर्जी जिसका होता है mL²T-2, फ्रीक्वेंसी मतलब T-1, तो प्लैंक कांस्टेंट का आएगा mL²T-1, जबकि मोमेंटम का कितना है mLT-1, तो दोनों का डिफरेंट है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 107, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है और होलो सिलेंडर है, तो पूछा है कि आर अलाउड टू रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट, h सेम है इनके लिए, और इसको नीचे इस तरह से गिराया जा रहा है। तो पूछा है कि देन विच वन ऑफ दिस विल रीच द बॉटम फर्स्ट। देखो मान लेते हैं कि क्या है, सॉलिड स्फीयर, डिस्क और होलो सिलेंडर। अगर मैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो सॉलिड स्फीयर का अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस वो होता है 2/5 mr²। 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4 mr²। फिर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/2 mr², यानी कि 0.5 लिख सकते हैं इसको, 0.5 mr²। और होलो सिलेंडर का उतना ही होगा जितना रिंग का होता है, यानी कि mr² ओनली। अब ये पूछा है कि इन सब में से सबसे पहले कौन नीचे आएगा, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द बॉडी, चेंज इन द स्टेट। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो मोशन में आने में ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए वो ज्यादा समय में नीचे आ पाएगा। और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है उसकी स्टेट इजीली चेंज हो जाएगी, तो सबसे नीचे सबसे पहले आ जाएगा। तो इन सब में से सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है 0.4, क्योंकि एमआर तो इनका सेम ही है सभी का, तो इसलिए सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि किसकी वेलोसिटी नीचे आते आते मैक्सिमम होती, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh/1 + I/mr²। तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम होता ना उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती, और वही भी सॉलिड स्फीयर का, उसमें भी सॉलिड स्फीयर ही जीतता। कभी कभी एक्सेलरेशन भी पूछ लिया जाता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g sin θ/1 + I/mr²। तो वेलोसिटी इसके लिए इससे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इससे पता कर सकते हैं। सब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, किसकी वेलोसिटी कम होगी किसकी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 116, गिवन है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.5, तो 0.5 में फ्रिक्शन है गिवन है। पूछा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा अगर जो इनिशियल स्पीड है वो ट्रेवल कर रहा है 108 km/h पर, और इसको हमें रोकना है, तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 0। 108 को अगर मैं मीटर/सेकंड में चेंज करूं तो हमें 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी मीटर/सेकंड में लाने के लिए। अब 18 × 108 तो यह आ जाएगा 30 मीटर/सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी 0।
देखो एक्सेलरेशन कितना होगा, जब ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है रोड पर, तो हमें पता है F इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू आर के इक्वल होता है। तो मैंने दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं म्यू आर अपॉन में एम। अब म्यू अपॉन में एम, आर यानी कि नॉर्मल जो रिएक्शन होता है वो एम जी के इक्वल होता है, तो आर को हम लिख रहे हैं एम जी, एम से एम कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो यहाँ पर म्यू टाइम्स होगा जी के। अब क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लगा सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितने, 0, इनिशियल वेलोसिटी 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पर कितना आ जाएगा म्यू, तो म्यू की वैल्यू है 0.5 और g कितना है 9.8, या हम 10 भी ले सकते हैं, 10 ही ले लेते हैं। और हाइट हमें एक तरह से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन होगा क्योंकि बॉडी फाइनली रुक गई तो माइनस में रहेगा, तो इसमें यहाँ पर माइनस और लगा देते हैं। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू 30 अपॉन में 2 इंटू 0.5 इंटू में 10 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा 90 मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 123 है, द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज एफ। मिरर की फोकल लेंथ एफ है, अगर उसको हम पानी में रख रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। देखो अगर लेंस होता तो लेंस की फोकल लेंथ किसी दूसरे मीडियम में चेंज हो जाती है इस फॉर्मूले से, जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। और लेंस में होता है रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। लेकिन जो मिरर होगा वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो उसमें होता है रिफ्लेक्शन ओनली। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है, फोकल लेंथ उसमें चेंज भी नहीं होगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। मिरर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो व्हेन अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज इमर्स्ड इन वाटर, देन द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इन वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उतनी ही रहेगी जितनी वो पहले थी। क्वेश्चन नंबर 124 है, टू कोहेरेंट बीम ऑफ इंटेंसिटी, एक है मैं I1 को I ले रहा हूँ और दूसरी इंटेंसिटी जो है वो है 4I, जो कि इंटरफ्रेंस पैटर्न को प्रोड्यूस कर रही है जब फेज डिफरेंस 2π का है। तो हमें बताना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, नेट इंटेंसिटी या इक्विवेलेंट इंटेंसिटी हमें बतानी कितनी होगी। तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है, तो फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। देखो पहले मैं बता देता हूँ, cos 2π की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर अब सब वैल्यू लिख लेते हैं। I1 कितना है I प्लस 4I प्लस 2 रूट में I रूट में 4I और cos phi की वैल्यू 1, ये कितना हो गया 5I प्लस, देखो रूट 4 है, रूट 4 का आएगा 2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया 4 और रूट I कितना ओनली I, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, तो हमारे पास जो नेट इंटेंसिटी आएगी वो आएगी ऑप्शन 1 9I। क्वेश्चन नंबर 125, टू इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क 25 वोल्ट 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 440 वोल्ट सप्लाई। विच वन ऑफ द बल्ब विल फ्यूज, कौन सा इसमें से फ्यूज हो जाएगा ये हमें बताना है। पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। लेट ये बल्ब है R1 और इसकी जो रेटिंग है वो है 25 वोल्ट और 220 वोल्ट। ये रेटिंग है, ऐसा नहीं कि इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये मैक्सिमम 220 वोल्ट ले पाएगा। एक और बल्ब है इसके साथ सीरीज में, मैं इसको R2 बोल रहा हूँ और इसकी जो रेटिंग है वो है 100 वोल्ट और इसकी जो वोल्टेज है जो ये ले पाएगा मैक्सिमम वो है 220 वोल्ट। अब इन दोनों को ही हम मिला करके एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका पोटेंशियल है 440 वोल्ट 440 वोल्ट। तो पूछा कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। देखो पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो रहेगा सेम दोनों में। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो उनमें करंट दोनों में सेम रहेगा, तो इसमें भी करंट आई ही रहेगा, इसमें भी करंट आई रहेगा।
लेकिन जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी। देखो 220 वोल्ट ये इसकी मैक्सिमम रेटिंग है, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो मुझे तब पता चलेगा जब यहाँ पर रेजिस्टेंस पता होगा। ऐसे में इसकी अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 मान रहा हूँ। अगर V1 या V2 220 से ज़्यादा आया तो वही वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि 220 वोल्ट से ज़्यादा वो झेल नहीं सकता है। तो हमें पता करना है कि V1 कितना होगा, V2 कितना होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा जब I R1 पता होगा, क्योंकि I तो सेम होगा, तो R1 और R2 पता करने पड़ेंगे हमें, और ये पता करने पड़ेगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। उसी से मैं V1 और V2 फाइंड कर पाऊंगा। कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे एक पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू में I, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें वोल्टेज और करंट पता है। एक फॉर्मूला होता है पावर का V स्क्वायर अपॉन में R, और एक होता है पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में R। तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पहले इनकी जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? देखो, अगर R1 मुझे निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, V का स्क्वायर अपॉन में, मतलब R निकालना तो V स्क्वायर अपॉन में पावर। तो इसकी जो वोल्टेज है वो हम लेंगे जो रेटिंग है, रेटिंग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि 220 का स्क्वायर अपॉन में पावर कितनी है, 25 है। तो देखो मैं पहले बता देता हूँ, इसको सोल्व करके R1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1936। ऐसे ही R2 जब हम यूज करेंगे तो पावर V स्क्वायर अपॉन, मतलब पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, 220, इसका स्क्वायर अपॉन में वोल्ट ये है 100। तो जब हम R2 को सोल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 484 ओम। अब क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, तो इनका कुछ एक R इक्विवेलेंट होगा, और सीरीज में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो अगर हम R1 और R2 को दोनों को ऐड करें, यानी कि 1936 प्लस 484, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा इन सर्किट का, इन दोनों का मिला करके, वो आएगा 2420। तो मुझे R इक्विवेलेंट पता है, मुझे V इक्विवेलेंट पता है कितना है वोल्टेज का, 440 वोल्ट। तो यहाँ पर हम करंट फाइंड कर पाएंगे कि इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा जब टोटल रेजिस्टेंस 2420 ओम है। तो V इक्वल टू आई आर से हम लिख सकते हैं, I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन में R, वोल्टेज कितनी 440, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाला हम लेंगे 2420 आ जाएगा। तो यहाँ से करंट जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा 0.181 एम्पियर, यानी कि इतना सेम करंट दोनों में ही फ्लो करेगा। अब अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं यहाँ पर V1 का, तो वो I इंटू R1 के इक्वल है। तो V1 इक्वल टू 0.181, R1 कितना है 1936। तो इसको सोल्व करने पर V1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 352 वोल्ट, 352 वोल्ट। और V2 अगर मैं सोल्व करूं तो I की वैल्यू 0.181 और रेजिस्टेंस कितना है 484। तो जो V2 आएगा वो आएगा 88 वोल्ट ओनली, 88 वोल्ट। तो ये इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी रहेगी, 352 वोल्ट, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 88 वोल्ट। V2 कितना है, 88 वोल्ट। अब आप ये देखिए कि 25 वाट वाला जो बल्ब है वो मैक्सिमम कितनी वोल्टेज ले सकता था, 220, ले कितनी ली उसने, 352। इसका मतलब ये हो जाएगा फ्यूज, जबकि ये मैक्सिमम वोल्टेज कितनी ले सकता था, 220, अभी कितनी ले रहा है, 88। तो ये वाला फ्यूज नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो 25 वोल्ट वाला बल्ब होगा वो फ्यूज हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम रेटिंग थी उसकी 220, और वो ले कितना रहा है, डिवाइड कितना हो रहा है, 352 वोल्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 25 वॉट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, द नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा और बीटा पार्टिकल बताने कितने होंगे। अगर जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से 90, 200 और कन्वर्ट हो रही है Y80 और 168 में। तो कुछ अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे, मुझे नहीं पता अभी कितने, लेकिन अल्फा पार्टिकल को हम ऐसे लिखते हैं 2He4 से, ये हो गया अल्फा पार्टिकल। और जो बीटा पार्टिकल है मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ -1 और ऊपर 0, ये बीटा पार्टिकल है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल।
ठीक है, हमें ये पता करना है कि अल्फा पार्टिकल कितने होंगे और बीटा पार्टिकल कितने होंगे। अब इसमें बस आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपको जो यहाँ पर है बेस में, जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वो पूरा मिलाकर, मतलब ये हो गया एक तरह से इनिशियल और ये हो गया सब फाइनल, तो वो इक्वल होने चाहिए। मतलब 90 अगर इधर है तो इन सबको मिलाकर के 82 और -1 जो भी जितना भी आएगा भी उन सबको मिलाकर के इधर भी 90 होना चाहिए। ऊपर जो एटॉमिक मास नंबर है यहाँ पर है 200, तो इन सबको मिलाकर के भी 200 आना चाहिए। अब देखो 200 और 168 में गैप कितना होगा, अगर मैं 200 में से 168 को माइनस करूं तो कितना मिलेगा हमें, तो ये आ जाएगा 32। अब देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर है 168 और यहाँ पर है 4, मैं यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 168 और जो 32 है वो हो जाए 32 बन जाए, मतलब 200 बन जाए। तो देखो 32 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 8, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 8 की तो 8 इंटू 4 कितना 32 और 32 प्लस 168 कितना 200, तो एटॉमिक मास नंबर तो हमने बैलेंस कर लिया। इसका मतलब हमें 8 अल्फा पार्टिकल चाहिए होंगे, लेकिन जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी 8 इंटू 4 तो यहाँ पर भी तो हमें 8 इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कि 16, और यहाँ पर कितना है 80, तो ये कितना आ जाएगा 96, जबकि जो एटॉमिक नंबर है वो 90 होना चाहिए, तो 6 ज़्यादा है। अब यहाँ पर -1 है ना, तो आप 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो 6 ज़्यादा आ रहे थे अब वो -6 हो जाएगा, तो फिर से ये कितना हो जाएगा 90। तो इसका मतलब जो बीटा नेगेटिव पार्टिकल हैं वो कितने निकलेंगे 6। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर आएगा अल्फा पार्टिकल 8, बीटा पार्टिकल 6। क्वेश्चन नंबर 130, when light source is kept at 20 cm from a photo cell stopping potential 0.6 है, तो अगर हम सोर्स को 40 सेंटीमीटर दूर ले जाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा। देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, ना कि डिस्टेंस पर। इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, मैं इसको लिख देता हूँ। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी, ना कि इंटेंसिटी पर। अगर आप मान लीजिए फोटो सेल है, लाइट को पहले यहाँ पर रखी है कितने 20 सेंटीमीटर पर, फिर बाद में उसकी दूरी बढ़ा करके कितनी कर दी 40 सेंटीमीटर, तो इंटेंसिटी में तो चेंज आएगा, यहाँ पर इंटेंसिटी तो चेंज हो जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2.6 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144, डॉपलर शिफ्ट किस पर डिपेंड नहीं करता। मैं आपको एक डॉपलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता देता हूँ। जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, मान लीजिए 2 ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर और एक सोर्स, अगर मान लीजिए उनके बीच में लेट इसकी वेलोसिटी vo और इसकी vs है, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी उसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू में स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। ये प्लस माइनस हम क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से कर लेते हैं सेट। तो वो स्पीड ऑफ सोर्स पे भी डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड नहीं करता, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी पर। तो स्पीड ऑफ साउंड पर भी डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करेगी, स्पीड ऑफ सोर्स पे भी डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड नहीं करेगी, दोनों की दूरी पर। नेक्स्ट 146 है, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन किस पर डिपेंड नहीं करता। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, बाइसिंग पे भी डिपेंड करेगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, रिवर्स बाइसिंग में इंक्रीज हो जाता है। डोपिंग डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, डोपिंग डायोड की डिजाइनिंग पे डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 148 बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया अभी है। अगर मान लीजिए एक क्यूब है, उसके कॉर्नर पर एक चार्ज रखा जा रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब के तरफ। देखो अगर ये सेंटर पे होता तो फ्लक्स हो जाता क्यूब आई में एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। लेकिन ये कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे जो चार्ज इंक्लोज्ड होता है वो सिर्फ 1/8 पोर्शन ही होगा। तो जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो 1/8 होगा, क्यू यहाँ पर है चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल क्यू भी आप लिख सकते हैं, तो 1/8 यहाँ पर आंसर आएगा। अगर वो सेंटर पे होता तब सिर्फ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता।